नमस्कार साथियों, मैं एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत में जो प्रचलित संवत हैं, कैलेंडर हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेके आ रहे हैं। और अक्सर कई बार देखा गया है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत कम गाइड है, इसको अपने अंदर सम्मिलित करती है, बताती है इसके बारे में। और कई बार अक्सर इनमें से एक निकल कर अपने लिए क्वेश्चन आ जाता है और अपने लिए टेढ़ी खीर बना लेता है। अब ऐसी जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करने हैं, भारत में प्राचीन जो संवत हैं वो किस कंडीशन में पढ़े जाते हैं, उनकी महत्ता क्या है, किससे संबंधित हैं और उनका प्रचलित वर्ष कैसे निकाले हैं, इसके बारे में भी हम जरूर जानकारी लेंगे। और हर एक संवत से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी आपको सीखने को मिलेगी। साथियों, ये जो आज का चैप्टर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें इससे पहले आपने ना तो पढ़ी होगी ना कहीं सुनी होगी। तो शुरू करते हैं हम आज का जो चैप्टर है, भारत में प्रचलित प्राचीन संवत। संवत का मतलब होता है कैलेंडर या पंचांग। तो भारत में प्रचलित जो संवत हैं, इनमें सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले संवत का नाम, जिसका नाम कली संवत, कली संवत। 2 से 3 संवत ऐसे देखे जाते हैं जिनका केवल और केवल प्राचीन भारतीय काल में ही, भारतीय इतिहास में ही प्रचलन देखने को मिलता है। आजकल उनका प्रचलन हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे संवत आपको ऐसे मिलेंगे जिनका निरंतर आज तक प्रचलन जो है वो जारी है। तो बात करते हैं कली संवत के बारे में। तो कली संवत है, ये कितनी ईसा पूर्व के अंदर प्रचलन में था, चूंकि आज प्रचलन में है कि नहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों, 3102 ईसा पूर्व, 3102 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में जो संवत प्रचलित था, इसे कली संवत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कली संवत के नाम से जाना जाता है, चूंकि आज भारत में ये पूर्णतः अप्रचलित है। प्राचीन भारत में इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। तो कली संवत के बारे में जानकारी ले लिए, समय पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा जो संवत है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। दूसरा जो संवत है जिसका नाम है सप्तऋषि संवत। सप्तऋषि संवत जो है, इसके बारे में डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो सप्तऋषि जो संवत है वह कब प्रचलन में आया था? तो सप्तऋषि संवत का जो प्रचलन समय देखने को मिलता है 3076 ईसा पूर्व। 3076 ईसा पूर्व में या बिफोर क्राइस्ट जो प्राचीन भारत में संवत प्रचलित था, उसे सप्तऋषि संवत के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें 3076 ईसा पूर्व की, तो ये किस काल में प्रचलित है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यह महाभारत कालीन प्रचलन, महाभारत काल में प्रचलित, महाभारत काल में ये संवत क्या था? प्रचलित था। अब हम बात करते हैं सप्तऋषि जो संवत है, इसकी हमें ऐतिहासिक जानकारी कहाँ पढ़ने को मिलेगी, इसके बारे में और इतिहास से संबंधित जानकारी कहाँ पढ़ने को मिलती है। तो ऐतिहासिक जानकारी जो हमें देखने को मिलती है सप्तऋषि संवत के बारे में, वो मिलती है हमें बौद्ध साहित्य से। कौन सा बौद्ध साहित्य? इसकी डिटेल हमें देखने को मिलती है इसमें बौद्ध साहित्य जिसमें नाम आता है आपके, जिस साहित्य का नाम बताया जाता है उसे महावंश के नाम से जाना जाता है। महावंश के नाम से जाना जाता है, चूंकि महावंश जो ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। चूंकि अगर डिटेल लिखी इसकी, तो यह श्रीलंका का इतिहास जो हमें जानने को मिलता है वो 2 ग्रंथों से जानने को मिलता है। एक का नाम महावंश और दूसरे का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है द्वीपवंश।
द्वीपवंश महावंश से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो वो है आपके श्रीलंका का इतिहास। और सप्तऋषि संवत की जानकारी जो हमें मिलती है वो है बोधि ग्रंथ, बोधि साहित्य आपके महावंश से। और साथियों बता देता हूं कि नाम आया श्रीलंका का इतिहास कि अगर पूछ ले कि जो अपना इसमें अगर पूछा जाए बौद्ध साहित्य के बारे में, एक ग्रंथ बताया जाता है कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर, कंग्यूर तंग्यूर। ये जो ग्रंथ है ये किस देश से संबंध रखता है? चूंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये बौद्ध साहित्य है। कैसे साहित्य है? बौद्ध साहित्य है। तो कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तारानाथ के द्वारा। किसके द्वारा? तारानाथ। त से तंग्यूर, त से तारानाथ, त से तिब्बत। तो क्या लिखना है अपने को साथियों? तिब्बत देश का इतिहास। तिब्बत देश का जो इतिहास है वो हमें किस ग्रंथ से देखने को मिलता है, जानने को मिलता है? तो नाम है तंग्यूर कंग्यूर। किसके द्वारा लिखा गया? तारानाथ के द्वारा लिखा गया। वापस हम अपने चैप्टर की तरफ वापस आ जाते हैं। सप्तऋषि संवत। तो सप्तऋषि संवत का प्रचलन किस काल में था? महाभारत काल। महाभारत काल को महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रचलन 1100 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो संवत हम लेने जा रहे हैं जिसका नाम है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के नाम से ये जाना जाता है क्योंकि विक्रमी संवत जो है इसका प्रचलन कब शुरू होना बताया जाता है? तो विक्रमी संवत का प्रचलन 57 ईसा पूर्व या बीसी में इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। 57 ईसा पूर्व में हमें इसका प्रचलन देखने को मिलता है। चूंकि विक्रमी संवत जो है इसका प्रचलन हमें जो देखने को मिलता है यह किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा, ऐतिहासिक जानकारी मालवा की। तो जगह का नाम उज्जैन। उज्जैन जो है ये किसकी राजधानी हमें देखने को मिलता है? तो उज्जैन साथियों मालवगण, मालवा या मालवगण राज्य की राजधानी जो देखने को मिलती हैं वो मिलती है हमें उज्जैन। अब उज्जैन का एक राजा हुआ जिसका नाम था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन, गंधर्वसेन जो राजा हुआ है उज्जैन का, इसके 2 पुत्र देखने को मिलते हैं। एक का नाम बताया जाता है आपके विक्रमसेन और दूसरे पुत्र का नाम बताया जाता है आपके भर्तहरि। भर्तहरि, भर्तहरि के नाम से जाना जाता है चूंकि विक्रमसेन के बारे में तो ऑलरेडी हमें पढ़ना है साथियों, लेकिन भर्तहरि के बारे में भी हम जरूर जानकारी ले लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके विक्रमसेन और भर्तहरि के बारे में। भर्तहरि वो व्यक्ति था जिसने धर्म और अपनी भक्ति के नाम पर बहुत ही नाम कमाया है। भर्तहरि ने जो धर्म एक्सेप्ट किया, संप्रदाय जो एक्सेप्ट किया उसे नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। पूछ ले साथियों कि भर्तहरि की पत्नी का नाम क्या बताया जाता है? तो भर्तहरि की पत्नी का नाम बताया जाता है रानी पिंगला। आगे बढ़ते हैं विक्रमसेन के बारे में। तो विक्रमसेन जो हैं इसने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिनमें नंबर 1 जो कार्य देखने को मिलता है वो है शकों का नाश। शकों का विक्रमसेन ने नाश किया। साथ ही जो अपने क्षेत्र के कर्षक थे, कर्षकों का ऋण माप, कर्षकों का ऋण जो है सर्वदा इसने माफ कर दिया, ऋण माफ कर दिया। इसके कारण यह जनता की छवि में बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ और शकों का उन्मूलन करके विक्रमसेन ने जो उपाधि अंगीकार की है इसे किस नाम से जाना जाता है? उपाधि जो अंगीकार की है विक्रमसेन ने इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हर एक पॉइंट आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार करता है, सवाल पूछे जा सकते हैं।
कि सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, सबसे अंतिम में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन था, कुल कितने शासक बताए जाते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को अंगीकार किया। विक्रमादित्य एक उच्च कोटि की उपाधि हुआ करती थी। हर एक राजा जो है इस उपाधि को वशीभूत करना चाहता था, अपनाना चाहता था। तो इन्होंने जो उपाधि अंगीकार की है इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में जिस संवत का प्रचलन किया है इसे विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। विक्रमादित्य नाम की जो उपाधि है, तो सर्वप्रथम यह विक्रमादित्य जो है कुल जो राजा हुए हैं कुल 14 राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और बात करें अगर सबसे प्रसिद्ध अगर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो राजा रहा है उसे चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें सबसे अंतिम राजा जो देखने को मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है, वो अकबर के काल में हुआ जिसका नाम बताया जाता है हेमू, उर्फ इसे हेमचंद्र सूरी के नाम से जाना जाता है, जिसने जिंदगी के 22 युद्ध लड़े जिसमें से 21 युद्धों को इसने फतेह किया था। चूंकि अब हम वापस बात कर लेते हैं विक्रमी संवत की। तो विक्रमी जो संवत है इसका प्रारंभिक मास कौन सा बताया जाता है, प्रारंभिक मास का मतलब होता है महीना। विक्रमी संवत का जो प्रारंभिक मास साथियों देखने को मिलता है, प्रारंभिक मास जो हमें देखने को मिलता है विक्रमी संवत का, वो किस नाम से जाना जाता है, तो प्रारंभिक मास बताया जाता है चैत्र। कौन सा? चैत्र। और अंतिम मास हमें कौन सा देखने को मिलता है विक्रमी संवत का, तो विक्रमी संवत का अंतिम मास देखने को मिलता है फाल्गुन के नाम से इसे जाना जाता है। विक्रमी संवत जो है इसे भारत का राष्ट्रीय संवत के नाम से भी इसे जाना जाता है। भारत का वह संवत, राष्ट्रीय संवत, इसे राष्ट्रीय की उपमा दी गई। साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदू लोगों के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा है, व्रत है, स्नान है, गृह प्रवेश की जो तिथियां है, विवाह है, इन सारी जो समय है यह पूरा का पूरा यूज किया जाता है विक्रमी संवत के अंदर। अब विक्रमी संवत जो हम डिटेल पढ़ रहे हैं साथियों, विक्रमी संवत का जो नववर्ष है, विक्रमी संवत का नववर्ष कब शुरू होता है, तो विक्रमी संवत का नववर्ष होता है आपके चैत्र एकम प्रतिपदा से नववर्ष शुरू माना जाता है। अगर पूछ ले गुजरात में किस महीने से नववर्ष का प्रचलन शुरू बताया जाता है, तो गुजरात में जो नववर्ष का प्रचलन शुरू बताया जाता है वो है आपके कार्तिक मास में नववर्ष का प्रचलन गुजरात में शुरू बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम कि विक्रमी संवत के बारे में और कौन सी ऐतिहासिक जानकारी हमें देखने को मिलती है साथियों। तो विक्रमी संवत जो है इसमें कुल मास बताया जाते हैं 12, और प्रति 12वें मास के बाद एक मल मास इसके साथ में जुड़ जाता है, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां, कार्य जो है बंद हो जाते हैं। मल मास में शादी नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं होता, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह जो आयोजित नहीं किए जाते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं कि विक्रमी संवत का अगर प्रचलित वर्ष निकालना है तो वह हमें किस प्रकार निकालना पड़ेगा, प्रचलित वर्ष। विक्रमी संवत का जो प्रचलित वर्ष है वो किस आधार पर निकाला जाता है साथियों, और बताना चाहता हूं कि जितने भी हम संवत पढ़ेंगे अगर उनका प्रचलित वर्ष निकालना है
तो वो पूरा का पूरा डिपेंड है आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर ही ये डिपेंड बताया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है और इसके आंकलन के बाद में ही हम प्रचलित वर्ष निकाल सकते हैं। थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो मास है वो जनवरी टू दिसंबर बताए जाते हैं और इसका प्रचलित वर्ष जैसा कि अभी चल रहा है 2022। तो कैसे निकालेंगे हम विक्रमी संवत का प्रचलित वर्ष? तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र आप आराम से इसको सॉल्व करने के लिए काम में ले सकते हो। गेग्रो प्लस 57 ईयर बराबर क्या आ जाएगा अपना विक्रमी संवत। विक्रमी संवत की डिटेल अपने सामने आ जाएगी। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी कौन सा चल रहा है मैंने अभी बताया आपके सामने 2020। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के पास में 2020 लिख देते हैं हम और उसके बाद में 57 साल इसमें जोड़ देते हैं। तो अभी जो प्रचलित वर्ष चल रहा है आपके विक्रमी संवत का ये हो गया आपके 2072 विक्रमी संवत के नाम से इसे जाना जाता है। विक्रमी संवत के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल आपके सामने और रखता हूं कि एक बार पूछा गया छपनिया अकाल। छपनिया अकाल के बारे में जानकारी पूछी गई जो 1956 विक्रमी संवत में पड़ा। अब अगर पूछ लिया जाए कि छपनिया अकाल कब पड़ा और 4 आपके बहु विकल्प दे दिए जाए जिनमें से समय लिख दिया जाए तो आपको कौन सा चूज करना है? जैसे एक लिख दिया है 1899 ईस्वी, एक लिख दिया 1896 ईस्वी, एक लिख दिया 1897 ईस्वी और एक लिख दिया है 1890 ईस्वी। चूंकि विक्रमी संवत जो है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है तो हम क्या करेंगे इसके साथ में 57 साल जोड़ देते हैं। ट्राई कर लेते हैं हर एक के साथ में। तो 9 और 7 बराबर 6 हो गए। फिर 9 और 7 बराबर 16 हो गए। आगे एक हो गया इसका हसल हो गया। 9 और 1 10 और 5 15 हो गए। फिर 15 हसल का एक ये हो गया 1956। तो वर्तमान 1956 विक्रमी संवत 1956 अर्थात अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1899 ईस्वी वाला जो ऑप्शन है अपना ये सही हो जाएगा। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था साथियों। तो प्रचलित वर्ष कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। विक्रमी संवत की जो संपूर्ण डिटेल है ये मैंने आपके सामने रखी थी। विक्रमसेन की उपलब्धि के बारे में भी बताया। चूंकि अगर बात पूछ लिया जाए कि विक्रमसेन की जो वंश का नाम कौन सा बताया जाता है तो विक्रमसेन या विक्रमादित्य जो है यह डोड परमार वंश का था। डोड परमार वंश का जो राजा बताया जाता है इसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। साथियों हमने कली संवत, सप्तऋषि संवत, विक्रमी संवत की डिटेल सार गर्भित डिटेल हमने पढ़ ली है। अब हम आगे बात करते हैं शक संवत के बारे में। शक संवत के बारे में हम जानकारी शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले पंचांग के बारे में, संवत के बारे में, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत की संपूर्ण डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। शक संवत जो है कौन सा समय चल रहा है, प्रचलन चल रहा है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, आज तक शक संवत के से संबंधित कौन सा सवाल हमें कॉम्पिटिशनों के माध्यम से पूछा गया है, इसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। शक संवत जो है इसे भारतीय पंचांग या राष्ट्रीय पंचांग के नाम से जाना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। अब शक संवत जो है इसका प्रचलन कब शुरू हुआ था तो शक संवत का प्रचलन बताया जाता है 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। शक संवत जो है इसके बारे में और ऐतिहासिक जानकारी कि शक संवत का जो प्रचलन है ये किस शासक ने शुरू किया था तो शक संवत का जो प्रचलन बताया जाता है यह
कुषाण वंशीय राजा कनिष्क, कुषाण वंशीय राजा कनिष्क द्वारा, कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के द्वारा जो पंचांग शुरू करवाया गया था उसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। क से कनिष्क, क से कुषाण, क से कुंडलवन, क से कश्मीर। कश्मीर में जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था सम्राट कनिष्क के नाम से जाना जाता है। सम्राट कनिष्क जो हैं, इसकी जो मूर्ति मिली है अक्सर ये मथुरा शैली की भी बताई जाती हैं और गांधार शैली में भी इनकी मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। चूंकि कुषाण वंश है, कुषाण वंश के नाम एक और उपलब्धि साथ में आती है कि कुषाण वंश के राजा विमकेडफिसेस ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने की सिक्के प्रचलित किए थे। तो शक संवत का जो प्रचलन है किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था ये हमने जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कि आज तक जो शक संवत से संबंधित सवाल जो है वो कौन सा पूछा गया है। तो एक बार कंपटीशन के अंदर पूछा गया था कि शक संवत व गुप्त संवत, शक संवत व गुप्त संवत में अंतर, शक संवत व गुप्त संवत में अंतर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। शक संवत व गुप्त संवत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल आपके सामने साथियों मैंने रख दिया है और इसका सॉल्यूशन जब हम आगे बढ़ेंगे तब उसके आधार पर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शक संवत के नाम और विशिष्ट उपलब्धि अगर पूछ ले, प्रचलित वर्ष, शक संवत का प्रचलित वर्ष कौन सा हमें देखने को मिलता है तो गेग्रो अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर, इसका मान अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलित वर्ष चल रहा है 2020 और इसमें से हमें माइनस करना है 78 बराबर इसका मान आ जाएगा आपके 1942 शक संवत। तो अभी वर्तमान में शक संवत कौन सा प्रचलित है, आपके कौन सा वर्ष चल रहा है 1942 ईस्वी। तो साथियों हमने शक संवत की डिटेल, सारगर्भित डिटेल है वो हमने पढ़ी थी और शक संवत के बाद में अगला कौन सा संवत है इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो अगला जो संवत हमें देखने को मिलता है उसका नाम बताया जाता है आपके हर्ष संवत, हर्ष संवत। हर्ष संवत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हर्ष संवत जो है ये किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, कब इसे प्रचलित करवाया गया था। चूंकि वर्तमान में इसका प्रचलन जारी है कि नहीं है तो बता देता हूं कि हर्ष संवत का प्रचलन जो है भारत में पूर्णतः अब जारी नहीं है। हर्ष संवत जो है इसका प्रचलन जो है सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन ने इसका प्रचलन जो है शुरू करवाया था। हर्ष संवत का जो प्रचलन है सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा प्रचलन शुरू करवाया गया था। किस अवसर पर यह प्रचलन शुरू हुआ तो लिखना है राज्याभिषेक, राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर जो संवत प्रचलित हुआ है इसे हर्ष संवत के नाम से जाना जाता है। अब राज्याभिषेक कब हुआ सम्राट हर्षवर्धन का तो सन बताया जाता है, वर्ष बताया जाता 606 ईस्वी। कब तक चला है इसका शासन ये भी पूछा जा सकता है तो 647 ईस्वी तक इनका प्रचलन शासनकाल चला था। सम्राट हर्षवर्धन जो है इसने इसे भारत का दानी पुरुष भी कहा जाता है और इसकी तुलना महाभारत के चक्रवर्ती सम्राट दानी पुरुष कर्ण के साथ में इसका आंकलन किया जाता है। हर्ष संवत जो है इसका प्रचलन अभी भारत में नहीं चल रहा है। तो हर्ष संवत के बाद में अगला जो संवत है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं साथियों। अगला जो संवत हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है गुप्त, या इसे और एक नाम मिला वल्लभी संवत। गुप्त या वल्लभी संवत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। गुप्त या वल्लभी संवत जो है इसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया था तो नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम।
चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसका प्रचलन शुरू किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक के अवसर पर, राज्याभिषेक के अवसर पर इसका प्रचलन शुरू हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त सम्राट था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी बताया जाता है। इनका राज्याभिषेक जो बताया जाता है ये बताया जाता 319 ईस्वी। अगर पूरा का पूरा शासनकाल पूछ ले तो 335 ईस्वी इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। वापस हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जब हमने शक संवत से संबंधित एक क्वेश्चन किया था। सवाल पूछा गया कि गुप्त संवत व शक संवत, गुप्त संवत व शक संवत में अंतर है। गुप्त संवत व शक संवत में अंतर है। तो साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक संवत का हमें मान रखना पड़ेगा। जैसे गुप्त संवत, अभी मैंने बताया है कि गुप्त संवत का प्रचलन कब शुरू हुआ, 319 ईस्वी। तो यहाँ हम इसका मान लिख देते हैं 319। और शक संवत का जो प्रचलन है ये शुरू हुआ 78, तो यहाँ हम लिख देते हैं 78। अब इन दोनों के मध्य कितना अंतर देखने को मिलता है तो माइनस निकाल देंगे। 319 ईस्वी में से 78 ईस्वी को हम माइनस निकाल देंगे तो अंतर आएगा आपके 241 वर्षों का। 241 वर्षों का क्या अंतर देखने को मिलता है हमें गुप्त संवत और शक संवत। गुप्त संवत और शक संवत के दरमियान जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो बताया जाता है आपके 241 वर्ष। 241 वर्षों का हमें अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एक और सवाल कि विक्रमी संवत और शक संवत में जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो कितना अंतर, कितने वर्षों का अंतर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विक्रमी संवत, विक्रमी संवत और शक संवत, विक्रमी संवत और शक संवत में अंतर, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था साथियों। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है कि विक्रमी संवत जो है इसका समय जो हमें देखने को मिलता है ये मिलता है आपके 57 ईसा पूर्व और शक संवत का जो समय देखने को मिलता है ये 78 ईस्वी देखने को मिलता है। अब दोनों में अंतर निकालने की टेक्निक क्या है साथियों कि ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बीच में जो निर्धारित आंकलन जो शुरू होता है वो होता है आपके ईसा मसीह। कौन होता है? ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं बिफोर क्राइस्ट ये ईसा पूर्व में लिखी जाती हैं और ईस्वी सन की जो घटनाएं हैं इनकी मृत्यु के बाद में रखी जाती है। तो 57 साल ये बैकअप यानी पीछे की तरफ चला और 78 साल ये आगे यानी आरोही क्रम में चला। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कितने वर्ष आते हैं वही इनमें अंतर देखने को मिलता है। तो 57 प्लस 78, अगर इसका आंसर अपने को निकालना है तो 57 और 78 हो गए हैं आपके 135 वर्ष। 135 वर्षों का अंतर हमें किस में देखने को मिलता है? विक्रमी संवत और शक संवत। विक्रमी संवत और शक संवत के मध्य जो अंतर स्पष्ट होता है ये बताया जाता है 135 वर्ष। ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों हमने शक संवत की विस्तार जानकारी ली है, हर्ष संवत के बारे में पढ़ा, गुप्त ऑब्लिक वल्लभी संवत के बारे में भी हमने जानकारी ली। अगर पूछ ले गुप्त ऑब्लिक वल्लभी संवत का प्रचलन भारत में, आधुनिक भारत में प्रचलित है कि नहीं है, तो गुप्त और वल्लभी दोनों जो एक ही संवत हैं, यह भारत में पूर्णतः बंद बताया जाता है। तो साथियों हमने प्राचीन भारत में प्रचलित प्राचीन संवत भाग 1
में जो विभिन्न प्रकार के शमत पढ़े, जिनमें कली शमत हैं, सप्तऋषि शमत हैं, विक्रमी शमत हैं और शक शमत के साथ में हर्ष शमत और गुप्त या वल्लभी शमत की सविस्तार जानकारी ली है। अगला जो अपना भाग है, वीडियो है, उसमें भारत में जो अन्य शमत हैं उसके बारे में जानकारी जरूर लेंगे। धन्यवाद।